चलो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन फेरस मेटल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने फेरस मेटल के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो टॉपिक क्लोज हो गया है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन फेरस मेटल। तो इंजीनियरिंग में जैसे फेरस मेटल का यूज किया जाता है, वैसे नॉन फेरस मेटल का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से नॉन फेरस मटेरियल अपने आप में एक स्पेशल पहचान रखता है, आइडेंटिटी रखता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, है ना। बहुत सारी जगहों में हम लोग फेरस मटेरियल का यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह हम लोग केवल नॉन फेरस मटेरियल का ही यूज कर सकते हैं। इसके लिए नॉन फेरस मटेरियल के बारे में जानना और उसकी मेटलर्जी में जानना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और दूसरा एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल साइंस दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। नॉन फेरस मेटल इसके लिए जो है कि केवल हम लोग मटेरियल साइंस में जो दिया हुआ वो पढ़ेंगे, डिजाइन वाला ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, है ना। तो नॉन फेरस मटेरियल से जैसे आपको पता है कि ऐसे मटेरियल जिसमें फेरस या आयरन कंटेंट नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके नॉन फेरस मटेरियल। तो सभी को क्लियर पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना इंडस्ट्री में नॉन फेरस मटेरियल का इंपॉर्टेंस कैसे आता है, कैसे नॉन फेरस मटेरियल को इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके कुछ निम्न कारण है ना। जो पहला कारण है, ये अक्सर क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से नॉन फेरस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला है वो है आपका एस ऑफ फैब्रिकेशन, है ना। मतलब आसानी से आप नॉन फेरस मटेरियल को कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोलिंग कर सकते हैं, फोजिंग है या बिल्डिंग ऑफ मशीनिंग भी कर सकते हैं आसानी से, है ना। एक तो ये है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है आपका? एल्यूमिनियम आपका नॉन फेरस मटेरियल है, क्योंकि इसमें आयरन के कंटेंट नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से अब चूंकि आयरन कंटेंट नहीं पाए जाते हैं, इसके लिए एक मुलायम धातु है ना। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो उसको आप किसी भी शेप में बड़े आसानी से ढाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है? रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जो आयरन जो फेरस मटेरियल होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कोरोजन की समस्या होती है, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, उसमें कोरोजन की समस्या जो है नहीं होती नॉन फेरस मटेरियल में, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है ना। तीसरा क्या पॉइंट होता है? इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। जैसे आप एल्यूमिनियम है या कॉपर है, आप इनको देखेंगे तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी आयरन से ज़्यादा अच्छी होती है ना। और चौथा क्या होता है? इनका वेट। भाई जो आयरन जो फेरस मटेरियल होते हैं, उनका वेट जो होता है वो नॉन फेरस मटेरियल से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये एक स्पेशल आइडेंटिटी रखता है नॉन फेरस मटेरियल के लिए। जैसे एरोप्लेन बनाया जाना है या किसी दूसरे फाइटर प्लेन है, या उनको सबको अगर बनाना है, तो आप उसको आयरन युक्त मटेरियल या कार्बन स्टील से नहीं बना सकते हैं, है ना। क्योंकि उसमें ये चारों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कार्बन स्टील से अगर आप एरोप्लेन बनाएंगे, तो सबसे पहली बात है उसका फैब्रिकेशन बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि उसमें कोरोजन बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि जैसे अब भाई जो एरोप्लेन है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर पे उड़ता है, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर पे उसमें कोरोजन भी अलग अलग रेट पे होगा, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। अब जैसे अब एरोप्लेन तो भाई आपका 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उड़ रहा होगा, तो इस स्पीड से उसमें टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइस होगा आपका फेरस मटेरियल में, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अब चूंकि राइस तो हो जाएगा, बढ़ेगा तो, लेकिन ठंडा भी नहीं होगा जल्दी, तो वो एक नुकसानदायक चीज़ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए जो है इम्पोर्टेंट करती है, क्योंकि आपका जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश के टाइम पे जब जहाज़ उड़ते हैं, अगर उस केस में अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, तो जहाज़ में बिजली गिरने की चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है आपका वेट। तो जो वेट होता है, अगर आपका एरोप्लेन का अगर वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एरोप्लेन आपका आसमान में उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से नॉन फेरस मेटल का इंपॉर्टेंस एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो ये जो चार रीजन है, चार रीजन सबको क्लियर हो गए आंचल? यस सर। सर फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला होता है एस ऑफ फैब्रिकेशन। भाई देखो, एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम आपकी जो है बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, बहुत मुलायम धातु होती है ना। तो उसको आप किसी भी क्रिटिकल शेप में या किसी भी अनइवन शेप में आप उसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। जैसे आप प्लेट को कई अलग अलग शेप में मोड़ सकते हैं, ठीक है। और रोलिंग कर सकते हैं आसानी से, उसमें कम टाइम लगेगा, कम लोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्जिंग आसानी से कर सकते हैं, वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, है ना। मशीनिंग कम लोड पे आप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है
फेरस मटेरियल में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ठीक है, चल क्लियर हुआ ना? Yes, sir. ओके, अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। ये एक अभी देखो, इसमें अभी इस समय जो मटेरियल साइंस में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे है, अब पहला बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम की पहले कैरेक्टरिस्टिक आता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है, एल्यूमिनियम जब बनाया जाता है तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है या आयस्क होता है वो होता है आपका बॉक्साइट। ये याद रखना है सबको। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 2.7। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 3 पॉइंट है ये याद रखने हैं। ठीक है, इसको बॉक्साइड या एल्यूमिना भी बोलते हैं। जो जो एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं उसे बॉक्साइड या एल्यूमिना दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट, ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिसको आपको लिखना ही लिखना है ना। उसके बाद क्या है कि जब ये अपनी प्योर अवस्था में होता है, जो एल्यूमिनियम है, जब पिघली हुई अवस्था के बाद जब सॉलिड करेंगे, आप किसी तरह का कोई एलॉइंग एलिमेंट नहीं मिलाएंगे, तो प्योर अवस्था में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कमज़ोर होता है और मुलायम होता है ना, जिसकी वजह से इसको किसी भी शेप में आसानी से ढाला जा सकता है। लेकिन अब चूंकि इसमें कोई एलॉइंग एलिमेंट नहीं है तो आप किसी शेप में ढाल तो सकते हैं, लेकिन उसकी वीकनेस वैसी की वैसी रहेगी, आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें कुछ मात्रा में एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं, है ना। एलॉइंग एलिमेंट मिलाने की वजह से क्या हो जाता है, ये हार्ड और मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं। अब एलॉइंग एलिमेंट के रूप में मुख्य रूप से क्या क्या मिलाया जा सकता है, आपका कॉपर मिलाया जा सकता है। ठीक है, ये मेन एलिमेंट है। उसके अलावा आपका मैग्नीशियम मिला सकते हैं, सिलिकॉन मिला सकते हैं। तो ये जो एलॉइंग एलिमेंट है ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। और आपका ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे आपका देखा होगा कि आपने बिजली के जो वायर होते हैं ना, जो खंभे में जो तार होते हैं, वो तार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कम कॉस्ट में बनाए बनाए जा सकते हैं और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन अगर कॉपर को अगर देखा जाए, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में अगर कंपेरिजन किया जाए, तो वैसे तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन कॉपर जो है वो कॉस्टली मटेरियल है, इसके लिए उसको यूज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम सस्ता मटेरियल है। ठीक है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लगभग कॉपर के बराबर होती है, थोड़ी सी कम होती है, तो इसके लिए उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको प्रखर? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दीजिए एक बार। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली ये क्या होता है, ये रिलेटेड है आपकी मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, ये मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। जब क्या होता है कि जब एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं और केमिकल रिएक्शन जब होती है, जब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित किया जाता है, उस समय स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से इतना कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, तो केवल इतना आप याद कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट अगर इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो इसकी डेफिनेशन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे समय याद नहीं है। तो एक मिनट रुकेगा। ठीक है, हम्म जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है आपका रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ गिवन रेफरेंस मटेरियल। ये एक्चुअली टोटली आपका मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना। जैसे जब इसमें एलॉइंग एलिमेंट जब मिलाया जाता है, तो उस एलॉइंग एलिमेंट की ग्रेविटी, ठीक है, डेंसिटी और एल्यूमिनियम की डेंसिटी का जब रेशियो लिया जाता है, तो उससे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लाइन देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द लिक्विड इज नियरली ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर एट इट्स डेंसिटी। ठीक है, फॉर गैसेस तो ये वही है, सेम आपका है, तो इसमें कोई वो नहीं है, केवल मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है रवि? यस सर।
हाँ, तो इसमें इतना कुछ ये है नहीं है। जब आप इसके जगह जब आप फिजिकल थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ेंगे, तो उस समय आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसमें जब जैसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं, ठीक है? 2 अलग-अलग लिक्विड सॉल्यूशंस के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि अगर उनकी डेंसिटी का रेशियो लिया जाता है, जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है, ठीक है? और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपका थर्मल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं बस, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतना इसके लिए जो है सही है ना? अब आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम एलॉयज के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम एलॉयज कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप एल्यूमिनियम एलॉयज के टाइप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसमें सबसे पहला है आपका ड्यूराल्यूमिन, ठीक है? ड्यूराल्यूमिन, उसके बाद फिर आपका वाई एलॉय। वाई एलॉय एक्चुअली एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का मिक्सचर होता है, जिसे वाई एलॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है? फिर मैग्नालियम, ये एक और एलॉय मटेरियल है। और चौथा है आपका हिंडालियम। हिंडालियम एक कॉमन टाइप का मटेरियल है जो आप लोगों ने अपने घर पे बर्तनों में यूज किया हुआ देखा होगा, ठीक है? सब लोगों ने देखा है, आंचल आपके घर में है, जनरली सबके घर में रहता है। जो है आज की डेट में, जो पहले एल्यूमिनियम के जो बर्तन आते थे, जो टंकियां आती थी, आज की डेट में वो हिंडालियम की टंकियां आने लगी, ठीक है? आंचल, यस सर। हाँ, तो देखा है आपने? नो सर। सर कंपनी का नाम होता है क्या? नहीं नहीं, कंपनी का नाम नहीं होता है। हिंडालियम एक तरीके का एलॉइंग मटेरियल है, ठीक है? वैसे तो लोग जब लेने जाते हैं, जब दुकान में आप जाओगे, आप बोलोगे हिंडालियम, तो कंपनी का नाम बता के देते हैं हिंडालियम, ठीक है? एक्चुअली कंपनी नहीं है, वो है टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है? हिंडालियम का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता इंडस्ट्री है अपने यहाँ पे, वो है आपकी सोनभद्र में, ठीक है? यस सर। हाँ, वो सोनभद्र में कंपनी है, वो इसको जो है मैन्युफैक्चर करती है, उसी ने इसको डेवलप किया है। हिंडाल्को। नहीं, हिंडाल्को नहीं है। हिंडाल्को तो मेरे ख्याल से वेंडर कंपनी है। एक मिनट में इसमें मैंने लिखा है वो स्पेशली। हिंडालियम, ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट, ठीक है? यस सर, वही तो है हिंडाल्को। ये रेणुकूट में ही है हाँ, सर, रेणुकूट में ही है हिंडाल्को, उसी में मेरे पापा काम करते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये है हिंडाल्को, चलो बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे हिंदुस्तान कारपोरेशन और हिंडाल्को दोनों में अलग अलग था, बट रेणुकूट से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, वो क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। ये जो हिंडालियम है, ठीक है? हिंडालियम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड जो है, इसी ने ही डेवलप किया हुआ है, ठीक है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय में जो मुख्य रूप से जो एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। पहला होता है आपका कॉपर, फिर दूसरा है आपका मैग्नीशियम, ठीक है? तीसरा है आपका मैग्नीज, चौथा सिलिकॉन और पांचवा निकेल। ये जो 5 एलॉइंग एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम का कोई भी एलॉय होगा, उसमें ये पांचों एलिमेंट जो है कॉमन एलिमेंट होंगे। आप ये 5 याद रखिए, बाकी आप लिखें ना लिखें, ये 5 अगर लिख लेंगे तो वो एल्यूमिनियम एलॉय हो जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ अगर लिखेंगे तो, अगर आप आयरन के साथ लिखते हैं तो आयरन का एलॉय बन जाएगा, ठीक है? देखा होगा, आयरन में भी यही पांचों एलिमेंट थे और एल्यूमिनियम भी यही पांचों एलिमेंट है, ठीक है? ठीक है, चल, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहला ड्यूराल्यूमिन के बारे में। तो जो ड्यूराल्यूमिन है, ये ड्यूराल्यूमिन एक्चुअली इसका कंपोजिशन केवल इंपॉर्टेंट कंपोजिशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले। इसमें आप देखेंगे कॉपर, ठीक है, 3 से 4.5%, मैग्नीज 0.4 से 0.7%, और मैग्नीशियम 0.4 से 0.7%, और बाकी का जितना बचता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम। तो आप देखेंगे इसमें जो मेन एलिमेंट है, मेन एलॉइंग एलिमेंट है, वो है आपका क्या क्या है रवि? मेन एलॉइंग एलिमेंट? कॉपर। हाँ, मेन एलॉइंग एलिमेंट आपका कॉपर है, ठीक है? और बाकी के जो एलिमेंट हैं वो एलॉइंग एलिमेंट तो हैं, बट वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है? और जितना जो बाकी 90%, जो 99% या 95% जो बचेगा, वो होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है? तब जो कि कॉपर जब मिलाया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, हीट ट्रीटमेंट के बाद जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है,
ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो कुल मिला के अगर हमें एप्लीकेशन में अगर यूज करना है तो उसकी स्ट्रेंथ ही हमें इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम की, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम आपका पोजीशन में सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, लोड नहीं ले पाएगा। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर वर्किंग, ठीक है, ये एक्चुअली देखो इसमें दो तीन पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक है आपका हीट ट्रीटमेंट, दूसरा है आपका एज हार्डनिंग और तीसरा है आपका वर्किंग। ये तीनों हीट ट्रीटमेंट का पार्ट हैं। जब हीट ट्रीटमेंट के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा, ठीक है। बट इसमें आपको एक नॉर्मल जानकारी दे दे रहा हूँ। हीट ट्रीटमेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें एक निश्चित टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा, उस ताप पर कुछ समय तक के लिए रोक के रखा जाएगा और फिर धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाएगा, ठीक है। एज हार्डनिंग में भी ऐसा ही होता है। एज हार्डनिंग में भी आपका एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा, कुछ समय तक उस ताप पर रोका जाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा, है ना। और ऐसा वर्किंग होता है। तो वर्किंग में क्या होता है कि जनरली वर्किंग में 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है, जिसे हॉट वर्किंग भी बोलते हैं या इसे एजिंग भी बोलते हैं, एजिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ मटेरियल की स्ट्रेंथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है और हार्डनेस बढ़ती है। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड का यूज करके क्या किया जाता है, इसकी हार्डनेस को बढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है, और 3 से 4 दिन में मटेरियल पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना कहलाता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग एज हार्डनिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस की चिंता की बात नहीं है। आप केवल जो ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने बताया कंपोजिशन, और कंपोजिशन की वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ में होने वाली जो वृद्धि है, केवल आप इतना याद रखिए, इतना सफिशियंट है। बाकी जो एज हार्डनिंग है, ये सब चीज़ें हीट ट्रीटमेंट में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब हम लोग आते हैं वाई एलॉय में। वाई एलॉय जो होता है ये क्या है, ये भी कॉपर एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो कॉपर है, कॉपर कितना है, 3.5 से 4.5% है, ठीक है। ऊपर से थोड़ी सी मात्रा यहाँ पर बढ़ गई है ना। और मैग्नीज की भी मात्रा बढ़ गई है, वो हो गई आपकी कितना, 1.2 से 1.7% तक हो गई है, ठीक है। निकिल एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दिया गया है, तो ये इसकी जो मात्रा है ये 1.8 से 2.3। और जो आपका सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन, ये आपका टोटल अगर वैल्यू मिला दी जाए तो ये होंगी आपकी 0.6%, ठीक है। और बाकी जो होगा वो आपका एल्यूमिनियम। अब देखो इसमें तीनों एलिमेंट की जो वैल्यू है वो टोटल दी है कितनी, 0.6%। तो इसका मतलब है कि तीनों एलिमेंट की जो परसेंटेज वैल्यू है, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो 0.6 से ज़्यादा नहीं होंगी। तो मे भी हो सकता है आपका सिलिकॉन 2% हो, मैग्नीशियम 2% हो, आयरन सिलिकॉन -2%, मैग्नीशियम पॉइंट 2% और आयरन 0.2%। जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6%, ठीक है। तो 0.6% ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब चूंकि आप इसमें देखेंगे कॉपर की परसेंटेज वैल्यू बढ़ गई है प्लस मैग्नीज की परसेंटेज वैल्यू बढ़ी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ ड्यूराल्यूमिन से ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे अलाइंग एलिमेंट की मात्रा बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, ठीक है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल थंब रूल आप मान के चलिए, ठीक है। तो जब भी आप पेपर में लिखेंगे, राइटिंग करते हैं, तो जैसे जैसे अलाइंग एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, आप मतलब बिना किसी मेहनत के आप सीधा लिखिए, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस में वृद्धि होगी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो उसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें मैंगालियम, ठीक है। तो मैंगालियम में क्या है, इसमें क्या होगा, अब चूंकि मैंगालियम से नाम स्पष्ट है, इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एल्यूमिनियम कितनी होगी, 2%, ठीक है। हाँ सॉरी, एल्यूमिनियम और प्लस 2 से 10% आपका मैग्नीशियम होगा, ठीक है, जिसको मेल्ट किया जाएगा किसमें, वैक्यूम में, निर्वात होगा। और निर्वात में ही इसको ठंडा किया जाएगा, और जो निर्वात में जो प्रेशर होगा, वैक्यूम जो प्रेशर होगा, वो होगा आपका 100 से 200 एटीएम, ठीक है। तो 2 से 10% मैग्नीशियम और रेस्ट जो बचेगा वो होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर वैक्यूम वैक्यूम में क्यों करते वैक्यूम हैं मतलब इसको? निर्वात,
उसमें एक्चुअली क्या होता है, ये वैक्यूम एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन होती है। जैसे क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में आते ही उसमें आग लग जाती है। ठीक, वो ज्वलनशील होता है ना। जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो जलने लगता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम की मात्रा आप देख रहे होंगे 2 से 10% है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस केस में मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए इस तरह के वैक्यूम का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम का आपका पहली हुई अवस्था में होगा तो उस समय ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर 660 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर मैग्नीशियम आ जाएगा तो जल ही जाएगा ना। तो उससे बचाने के लिए ये इस तरह का निर्वात की पोजीशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि कुछ मात्रा में 1.75% मात्रा में आपका कॉपर मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो अच्छी हो जाती है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है ना, जिसकी वजह से इस मटेरियल कर सकते हैं एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। ठीक है रवि? Yes, sir. हाँ, चलो अब आते हैं हिंडालियम। हिंडालियम के बारे में जैसा कि आपको पता ही है, आंचल ने भी बताया कि हिंडाल्को बनाती है ना। ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाती है ना। ये भी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर है विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम। इसमें जो क्रोमियम मटेरियल है, ठीक है आंचल, ये जो क्रोमियम मटेरियल है ये एल्यूमिनियम में यस सर। कंटेमिनेशन नाम के एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को कम करता है। ठीक है, तो आंचल जब भी आपको पिताजी से बात करने का मौका मिले तो आप हिंडालियम के बारे में उनसे जानने की एक बार कोशिश कीजिएगा और सबको बताइएगा, हम सबको नेक्स्ट क्लास में, कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हिंडालियम में। ठीक है, तो उसमें आपको भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा और बाकी जो भी लोग हैं, मुझे भी स्पेशली है ना, मुझे भी क्लियर होगा। ठीक है, ये आप बताइएगा। यस सर। हाँ, इस, यस। हाँ, जहाँ पर भी जिस मेटल में क्रोमियम परसेंटेज मिलाया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्रोजन रजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम में कंटेमिनेशन नाम की एक केमिकल रिएक्शन होती है। जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर जमा हो जाती है, जो अक्सर कॉपर में भी देखने को मिलती है। तो वो जो लेयर होती है वो एक्चुअली उसे कंटेमिनेट कर देती है सरफेस को, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। ठीक है, कभी भी आप कॉपर की जो पूजा वाली थाली होती है उसको आप कुछ दिनों के लिए आप खुला रख दीजिए, वो पानी की कुछ बूंदे डाल दीजिए। जब 2-3 दिन वो खुला रहेगा तो उस जहाँ पर पानी की बूंदे आपने डाली थी वहाँ पर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर होता है ये एक्चुअली कंटेमिनेशन होता है और ये बहुत ही हानिकारक होता है मेटल के लिए। ठीक है, देखा है कभी किसी ने? यस सर, देखें। हाँ, वो जो कंटेमिनेशन होता है वो बहुत हानिकारक होता है। वो स्टेनलेस स्टील में भी कंटेमिनेशन होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होने वाला स्टेनलेस स्टील ग्रेड 316L और ग्रेड 316, ये जो मटेरियल होता है इसमें सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है। ठीक है, और ये मटेरियल यूरिया ग्रेड मटेरियल है जिसमें कंटेमिनेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो इसके लिए इस मटेरियल को हमेशा पॉलीथीन में पूरी तरह से कवर करके रखा जाता है। आप देखिए कितना केयर करना पड़ता है, पूरा पॉलीथीन से चारों तरफ से टेप लगा के कवर करके रखा जाएगा। उसमें आप शूज पहन के नहीं चढ़ सकते हैं, उसको हाथ से आप छू नहीं सकते हैं, इतना प्रिकॉशन लिया जाता है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कंटेमिनेशन या कोरोजन हो जाएगा तो यूरिया एक ऐसा मटेरियल है जो स्टेनलेस स्टील को तुरंत कोरोड कर देगा और बिल्कुल आप मान के चलो कि उसमें एक दिन लगता है, एक दिन में पूरा का पूरा मटेरियल चाट जाएगा वो। ठीक है, इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है यूरिया। ठीक है रवि? Yes, sir. ओके, चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, कॉपर के बारे में। तो कॉपर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नॉन फेरस मटेरियल है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मटेरियल जो होता है वो होता है आपका सॉफ्ट होता है, मलेबल है, डक्टाइल मटेरियल है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कलर है इसका, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन आप जब भी लिखेंगे तो इसमें ये आइडेंटिफिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। बाकी सॉफ्ट डक्टाइल तो ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है, बट रेडिश ब्राउन कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको और लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.9,
मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नहीं लिखेंगे चलेगा, बट मेल्टिंग पॉइंट जरूर से जरूर लिखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और इसको आसान है, आप लोग जो है, या हम सभी लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल में, जैसे केबल बनाना है या आपके दूसरे सर्किट हैं, है ना, उसमें इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो मटेरियल है जनरली, इसका नीचे यूज भी देखो मैंने इसीलिए लिख दिया था, इलेक्ट्रिकल केबल बनाने में है, इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने में है। ठीक है, या इलेक्ट्रो टाइपिंग प्रोसेस में, इलेक्ट्रो ऑपरेटिंग प्रोसेस में, ठीक है, इसका यूज किया जाता है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रोक्वाइनिंग भी करते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि घरों में जो बर्तन यूज किए जाते हैं, उसमें नीचे साइड पे एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, वो लेयर जो है, जो चढ़ाई जाती है, वो इसके लिए चढ़ाई जाती है क्योंकि एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है ना। तो जब एल्यूमिनियम की वो लेयर चढ़ा दी जाती है, तो बर्तन बहुत जल्दी गर्म होता है। देखा है सबने, सबके घर में बर्तन होते हैं रवि? यस सर। सबके घर में इस तरह के बर्तन रहते हैं, है ना। यस सर, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉपर भी का लेयर भी होता है। हाँ हाँ, कॉपर का लेयर, तो वही कॉपर की लेयर की बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, उसका आपका बर्तन जो है बहुत जल्दी गर्म होता है ना। बाकी क्योंकि स्टेनलेस स्टील और बाकी के जो बर्तन है, वो गर्म होने में टाइम लगता है। तो ये एक्चुअली पर्पज है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया, मेटलर्जिकल इम्प्रूवमेंट हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इंडिया के अंदर, तो वैसे वैसे इस तरह की चीज़ें आने लगी। आपको एनर्जी सेव करना है ना भाई, सूरज से मिलने वाली रोशनी हो, या पेट्रोल डीजल जलाने के बाद जो एनर्जी मिलती है, या एलपीजी जलाने के बाद जो एनर्जी मिलती है, वो आखिर उसके लिए तो हमें पैसा पे करना पड़ता है ना। तो उसको हमें बचाना है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए इस तरह के इम्प्रूवमेंट हमेशा से चलते आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अब हम लोग बात करेंगे कॉपर एलॉयज़ के बारे में। कॉपर के भी एलॉयज़ होते हैं, इसमें जो पहला एलॉय है कॉपर जिंक वाला है, जिसे ब्रास बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो जिंक होता है वो मेन एलिमेंट होता है। ये बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, ब्रास के बारे में, क्योंकि जब भी वाइवा होगा तो वाइवा में कॉपर और जिंक के मतलब आपका ब्रास के बारे में पूछा जा सकता है, या ब्रोंज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल फंडा है। ब्रास होता है हमेशा कॉपर जिंक लोहा, इसको सिंपल एक लैंग्वेज में याद कर लीजिए आप। ब्रास कॉपर जिंक लोहा, जिसमें जिंक मेन एलिमेंट है, ये हो गया ब्रास। ठीक है, ब्रोंज कॉपर टिन लोहा, जिसमें टिन मेन एलिमेंट है। देखो हो गया, पूरी डेफिनेशन की ये 2 लाइन में डेफिनेशन कवर हो गई। ठीक है, क्लियर है आंचल? यस सर। हाँ, ये दोनों चीज पॉइंट जो है, ये आप लोग हमेशा याद रखिए। फाइनल ईयर, उसके बाद आपका इंटरव्यू, या आप किसी कंपनी में जॉब करने भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिए। क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, हर इंडस्ट्री में वेल्डिंग भी होगा, और हर इंडस्ट्री में कॉपर का भी यूज होगा। ठीक है, और आप लोग मैकेनिकल से, तो आपका इनसे हमेशा से हमेशा नाता जुड़ गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे ब्रास के बारे में। तो ब्रास क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कॉपर जिंक अलॉय है, जिसमें आपका जो जिंक है वो मेन एलिमेंट होता है। ठीक है, जिंक की परसेंटेज वैल्यू के आधार पर ही ब्रास का जो टाइप होते हैं वो अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग इसमें बात करते हैं जिंक की जो परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, जिंक की परसेंटेज वैल्यू जो है 50% तक वेरी कर सकती है। कभी कभी कुछ ब्रास ऐसे होते हैं जिसमें 50% तक जिंक पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में, अब चूंकि जिंक तो आपने मिला दिया, आपको पता जिंक मेन एलिमेंट एलिमेंट है, इसके अलावा कुछ मात्रा में दूसरे एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लेड है, अगर लेड आप 1 से 2% अगर मिलाएंगे, तो इससे मशीनेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप केवल सिंपल से इतना लिख सकते हैं कि ये कॉपर जिंक लाया है, जिसमें जिंक की जो वैल्यू है 50% तक वेरी कर सकती है, उस आधार पर उसके गुणों में भी चेंज होगा। ठीक है, अब जिसमें परसेंटेज वैल्यू के आधार पर यहाँ पर ये एक छोटा सा एक डिटेल है, इसमें आप देख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए है।
जैसे कार्ट्रेज ब्रास, ये भी ब्रास का एक टाइप है। मैंने आपको बताया था जिंक की परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से अलग अलग टाइप के ब्रास होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर कार्ट्रेज ब्रास के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कॉपर होगा अगर 70%, तो जिंक है आपका कितना, 30% है, 30%। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये क्या होगा, ये होगा आपका कोल्ड वर्क ब्रास, ठीक है, जिसका यूज आप कोल्ड रोल्ड शीट में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ठंडी अवस्था में इसमें रोलिंग आसानी से हो जाएगा, वायर ड्राइंग आसानी से हो जाएगा, ड्रिप ड्राइंग आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग भी आसानी से हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो बॉयलर ट्यूब बनाए जाते हैं जिसको ब्रास या कॉपर जिंक मटेरियल से बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए हम लोग कॉर्ट्रेज ब्रास का यूज करते हैं, ठीक है। चल क्लियर हुआ ये? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है रवि यहाँ पर? अगर हो तो डाउट पूछ लो बेटा यहाँ पे। नो सर। ओके, अगर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो स्लाइड, ये जो सीट है, ये सीट आप जब पढ़ेंगे तभी कॉपर और जिंक के अलग अलग टाइप का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे येलो ब्रास है ना। तो येलो ब्रास में क्या क्या है आपका, कॉपर 40% है और जिंक आपका, सॉरी, कॉपर आपका 60% और जिंक है आपका कितना, 40%। तो आप देख रहे होंगे कि कार्ट्रिज ब्रास और येलो ब्रास में परसेंटेज वैल्यू में देखो डिफरेंस आ गया, लेकिन है टोटल अगर करेंगे तो 100% ही है। जैसे कार्ट्रिज में देखेंगे इसमें 70 + 30 कितना हो गया, 100। अब येलो ब्रास में कॉपर अगर 60 है तो जिंक कितना हो गया, 40%, कितना हो गया टोटल, 100%। और आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हॉट वर्किंग ब्रास है, इसमें हॉट वर्किंग करके रोलिंग, एक्सट्रूजन और स्टैंपिंग प्रोसेस किया जा सकता है। तो देखो जिंक की वैल्यू जैसे ही परिवर्तित हुई उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। क्लियर है ना ये? यस सर। हाँ, तो इसी तरह यस सर। जो जो बाकी के जैसे ब्रास है, सबका लिडेड ब्रास है, एडमायरली ब्रास है, एडमायरलिटी ब्रास है, नवल ब्रास है, निकिल ब्रास है ना। इनमें सब में आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा जो है परिवर्तित होगी, ठीक है। अब लेडेड ब्रास है, इसमें क्या हो गया, कुछ मात्रा में लेड की परसेंटेज वैल्यू भी मिला दी गई जो होगी आपकी 1.5% तक, ठीक है। तो इसका यूज भी आप लोग प्लेट या ट्यूब बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपकी नेवल ब्रास है, तो नेवल ब्रास में आप देख रहे होंगे इसमें टिन है, कुछ मात्रा में 1% टिन है। तो टिन मिला देने की वजह से इसमें भी कोरोजन रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं मरीन में, मरीन कास्टिंग में। जैसे आप समुद्र के जहाज जो बनाए जाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट बनते हैं ब्रास के, उसमें नेवल ब्रास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके के ब्रास का आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक यहीं पर एंड हो रहा है।